परमिशन काहे नहीं मिल रही? तो पता चला कोई धीरे से भेंट पूजा मांग रहा है। ये जो भेंट पूजा वाले हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। जगह जगह देख रहे हो, जहां गड़बड़ होती है वहां एक्शन लेते हैं। कई बार पत्रकार पहुंच गया सवेरे सवेरे, बड़े गड्ढा और धूल है तुम्हारे क्षेत्र में, और अपन ने भड़क के कह दिया क्या कर लोगे, है तो है। पता चला वही वायरल हो रहा है, वही छप रहा है। अच्छा, एक ध्यान और रखना, आजकल ये मोबाइल बड़ा खतरनाक है। ये सोच के रखना कि जो कहते हो ये मत सोचना कि अकेले में कह रहे हो, जो कहोगे वो वायरल होगा। अरे नगरीय प्रतिनिधि है, जीत जीत के आए हो और नए नए जीत के आए हो, अपने अपने नगरीय निकाय तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलने के पहले कुछ लोग मुझे दूर दूर से कागज दिखा रहे हैं, तो इसके लिए व्यवस्था की है सुझाव पेटी की, और हम ले भी लेंगे। लेकिन अपना बैठ जाइए प्लीज, अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम है ये, तो प्रशिक्षण के कार्यक्रम के बीच में कागज लेना उपयुक्त नहीं होगा। इसके बाद में हर एक का कागज मामा ले जाएगा और दिल में रख के जो हो सकेगा वो करने का प्रयास करेगा। अभी नहीं, ये नहीं, ये प्रशिक्षण है, देखो ऐसा नहीं करते। मंच पर विराजमान हमारे नगरीय विकास मंत्री, आवास पर्यावरण मंत्री और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और विजनरी नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में इस बार मध्य प्रदेश, इंदौर का तो स्थान है ही, भारत स्वच्छतम राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन इस बार शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश नंबर 1 स्वच्छता में आया है। इसके लिए मैं भूपेंद्र जी, उनकी टीम को, भदौरिया जी को और आप सबको बधाई देता हूं। एक बार तालियां बजाइए। लेकिन मैं ताली इसलिए भी बजवा रहा हूं, क्या है, नंबर 1 का तमगा छिनना नहीं चाहिए। हमको भी अपने शहर को नंबर 1 पे ले जाना है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी हमारे राज्य मंत्री, मेरे विधायक साथीगण, भाई रामेश्वर जी, बहन कृष्णा जी, महापौर भोपाल बहन मालती राय जी, इंदौर भाई पुष्पमित्र जी, हमारे सभी महापौरगण मुकेश टटवाल जी, गीता अग्रवाल जी, संगीता सुशील तिवारी जी, माधुरी पटेल जी, प्रहलाद पटेल जी, विक्रम उइके जी, शारदा राजेंद्र सोलंकी जी, अमृता आशीष यादव जी, योगेश ताम्रकार जी, हमारे प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई और आयुक्त भरत यादव, सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेरे प्रिय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहनों भाइयों, और सबसे बड़ी संख्या में जो उपस्थित है और सबसे नीचे की इकाई है, जनता सवेरे ही सवेरे जाके जिनको पकड़ लेती, मर गए, मच्छर हो रहे हैं, ऐसे मेरे पार्षद बहनों और भाइयों, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत, आप सबको बधाइयां और आप सबको शुभकामनाएं। आप सफल हो और सफल होके जनता की सेवा करते करते आप सब ऐसा स्थान बनाएं कि जनता अपने पलक पावड़े पे आपको बिठा ले और आप अपने शहर और अपने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए लगातार आगे बढ़ते जाएं। 2-3 पहले मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, गुरु मंत्र देना चाहता हूं। देखो, अब पीछे वालों को नहीं दिख रहा हूं मैं। देखो मेरे बहनों और भाई, ये लोकतंत्र की पहली बैठे रहो। आज मामा खड़ा है, बाकी सब बैठो और चिंता मत करो। ऐसा साथ निभाऊंगा कि आराम से काम करते आगे बढ़ते चले जाओगे, अपने शहर को आगे बढ़ाओगे। देखो, पहली चीज जो आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत बड़ा हो गया है, 33 साल से तो मैं विधायक हूं, सांसद हूं, मुख्यमंत्री हूं, और इसलिए मेरी ड्यूटी है कि आप अपनी ड्यूटी का निर्वाह ठीक से कर सकें। इसलिए कुछ चीजें प्रशिक्षण हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं।
पहली चीज हमेशा हमेशा विनम्र बने रहना। देखो कई बार जब हम पद पे पहुंचते हैं तो थोड़ा सा मन में आ ही जाता है, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। लेकिन अगर हम में ये अहंकार आया तो आप ये मानिए कि जनता की नजरों से उतरना हम शुरू हो जाते हैं। देखो जनता बहुत बारीकी से देखती है, हर चीज बारीकी से देखती है। पहले कैसे बोलता था, अब कैसे बोलता है, पहले कैसे मिलता था, अब कैसे मिलता है। और वो सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, अगर व्यवहार में परिवर्तन दिखा तो धीरे धीरे वो दिल में रखते रहेंगे और बाद में जब कोई निर्णायक टाइम आएगा तो एक साथ निकाल देते हैं वो। तो पहली चीज हम अहंकार ना लाएं, हम विनम्र बने रहें, ये पहली चीज है। मेरी बात सब सुन रहे हैं ना? अरे सुन रहे कि नहीं? पहली चीज विनम्रता। दूसरी चीज, कोई भी कागज पे बिना पढ़े लिखे दस्तखत मत करना, पढ़े बिना कहीं दस्तखत मत करना। मेरी बात समझ गए? और नहीं तो कहीं आ गया कोई कर्मचारी, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन, ये प्रशिक्षण है, बात सुन ले। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे देखे कि हम क्या करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, मामा जी दस्तखत करवा लिए। तो ऐसा कभी नहीं करना। नियम पढ़ो, प्रक्रिया पढ़ो, सारी जानकारी लो और हर चीज पढ़ के करना, बिना पढ़े मत करना। ये मूल मंत्र दे रहा हूं। नहीं कई बार हमने ढंग से कोई चीज नहीं देखी और गड़बड़ हो गई तो दूसरा नहीं पकड़ाता, पकड़ाते हैं तो हम पकड़ाते हैं, फंस जाते हैं। और इसलिए खूब पढ़ें, नियम समझें, प्रक्रिया समझें और उसके बाद जब चीज ठीक समझें तभी हम कागज पर साइन करें, दस्तखत करें। एक बात जरूर आप ध्यान में रखें कि हम जितने भी हैं, चाहे हम मेयर हों, चाहे हम नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे हम उपाध्यक्ष हों, ये कैमरा वाले भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करें भाई, चाहे हम उपाध्यक्ष हों और चाहे हम पार्षद हों, देखिए, और मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री हो, हम सब हैं जनता के सेवक। सेवक हैं कि नहीं बताओ? सेवक हैं कि नहीं? लोकतंत्र में हम हैं जनता की सेवा के लिए, जनता की बेहतरी के लिए। और इसलिए एक मंत्र, एक श्लोक मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अच्छा कार्यकर्ता कौन, तो उन्होंने एक श्लोक कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगों का मतलब जीतने के बाद हम कुछ लोगों के नहीं हैं, अगर पार्षद हैं तो पूरे वार्ड के पार्षद हैं, अगर अध्यक्ष हैं तो पूरे शहर के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं तो पूरे शहर के उपाध्यक्ष हैं। और नहीं तो जब वार्ड में गए और कोई ने कहा कि भैया हमारे काम कर देना, अरे आ गए, वोट दिया था, उसके साथ खड़े थे, चलो जाओ, नहीं करते। अब जीतने के बाद देखो, हमको ध्यान रखना है तो सबका रखना है। याद रखना, तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा था, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों का बुरा करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो जीतने के बाद हम सबके हैं, हम बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जिनने आज नहीं दिया कल अपन को देंगे, अच्छा काम करेंगे तो क्या चिंता की बात है, कल मौका देंगे वो। और इसलिए मुक्त संगो अनहमवादी मतलब घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अनहमवादी का मतलब देखो हम सब जानते हैं, घमंड कौन का बचा लो,
बाप अपने बुजुर्ग कहते थे रावण कंस का नहीं बचा, तो कौन का बचेगा? इसलिए घमंड मत करना, अच्छे नेता बनना, मुक्त संगो अनमवादी। धृति मतलब मेरी बहनों और भाइयों धैर्य हमेशा रखना। देखो अब अपन ने ऐसा काम चुना है जिसमें जनता रोज आएगी, सवेरे 6 बजे पहुंच गए और पार्षद जी पानी नहीं आओ, और आपने कि मर जाए का वोट देकर खरीद लो का, हमें सवेरे से आ गए। अब एक विचार ये हो सकता है मन में कि सवेरे सवेरे आ गए, अरे भैया चुने हैं तो आएंगे। भाई जनता के पास जनता तो नहीं आई थी कि आप खड़े हो जाओ, अपन ही गए थे कि सेवा करवाओ, हम आपके सेवक हैं। तो भैया सवेरे भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, दोपहर को भी आएंगे, रात को भी आएंगे, बीमार हो जाएंगे तो आएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो आएंगे, बिजली नहीं मिली तो आएंगे, मच्छर भिन भिन आए तो आएंगे। क्योंकि वो कौन के पास जाए? मामा तो आसानी से मिल नहीं सकता। सबसे जल्दी कौन मिलेगा? सबसे जल्दी मिलेगा पार्षद। सवेरे सवेरे पहुंच जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेयर और अध्यक्ष से भी बड़ी जवाबदारी कोई की है तो पार्षद की है, वो बड़ी जवाबदारी है। और मुझे ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं भूपेंद्र जी या भदौरिया जी या पूरी टीम भी अच्छा काम कर पाएंगे तो आपके कारण ही कर पाएंगे, आपके कारण, क्योंकि आप सबसे नीचे घूमते हो। लेकिन ऐसे में धैर्य नहीं खोना। कोई गुस्सा हो गया, हो जाते हैं ना कई बार, आ गए अभी तक कहां थे, मरे जा रहे हैं, तो अपन भी गुस्सा हो गए, खरीद लिया क्या तुमने? अरे भैया अपन सेवक हैं तो धैर्य नहीं खोना। अच्छा कई बार दिक्कत होती है, अब जैसे सड़क में गड्ढा हो गए, बरसात बहुत है, पैसा आ नहीं रहे, दिक्कत होती है। हालांकि सड़क के गड्ढों के लिए आज पैसे का इंतजाम करूंगा मैं, क्योंकि हर जगह परेशानी होती है, सबसे कठिन होती है मोहल्ले की सड़कें, तो आज हम कुछ इंतजाम करने वाले हैं। लेकिन सब चीज नहीं हो पाती कई बार, क्योंकि व्यवस्था करना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है। तो ऐसे में भी हमने कोशिश की और सफल नहीं हुए तो मन कई बार व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, कहाँ फंस गए यार। लेकिन ऐसे में धैर्य नहीं खोलना, धैर्य नहीं खोना, रास्ता निकालने की कोशिश करना। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण, आपके मेयर, अध्यक्ष आपको पूरा सहयोग करेंगे, मिलके हम करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और सुनो, उत्साह से हमेशा भरे रहना, धृति उत्साह। देखो अपन है जनता के नेता, अगर अपन निराश हो गए, अपन ने निराशाजनक बात शुरू कर दी तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, जनता भी निराश हो जाएगी। देखो नेता वो है जो कभी निराश और हताश नहीं होता, हर परिस्थिति में जो रास्ता निकालता है। तो उत्साह से भरे रहना। नहीं जनता आई अपने पास कि फलाना काम नहीं हो रहा तो अपन ने भी कह दिया अरे नहीं हो सकता, बेकार की बात है यार। लेकिन हम देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनके पास जिंदा जाए तो उसको भी मुर्दा कर दे, अरे कुछ नहीं हो सकता, अरे सब बेकार है। वो अच्छा भला आदमी आए तो उसको भी मुर्दा कर दे। और एक वो हो सकता है, एक वो होता है जो मुर्दे में भी प्राण फूंक दे कि कैसे नहीं होगा, मिलके करेंगे, करके देंगे, चिंता मत करो, उत्साह से भरे रहें। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा है, वो मंत्र मैं दे रहा हूं। ऐसे कार्यकर्ता जो सफलता और असफलता में भी समान होते हैं वो होते हैं सात्विक कार्यकर्ता। और एक और आप रट लेना मेरी बात, एक सूत्र है सफल होने का सूत्र, क्योंकि आप यहीं तक थोड़ी रहना है, अपन को और भी आगे जाना है। एक सूत्र जो मैं बचपन से ध्यान में रखता हूं, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर मतलब सवेरे उठो और निकल जाओ अपने शहर में, निकल जाओ अपने वार्ड में। कई बार चाय भी दूसरे के घर ही पियो, सवेरे सवेरे अपने घर चाय पीने की भी जरूरत नहीं है। टाइम बांध के 1 घंटा भ्रमण करूंगा और लोगों से मिलना जुलना, संवाद, चर्चा, लोगों से बचना नहीं है, लोगों के सामने जाना है, उनको मिलने का मौका देना है। कई बार नहीं होगी आज समस्या हल देखेंगे, लेकिन
लगातार अपने कार्य क्षेत्र में घूमते रहो। इसका मतलब है पांव में चक्कर। समझ गए मेरी बात? पीछे से आवाज नहीं आ रही मेरी बात, समझे? पांव में चक्कर। और दूसरी है मुंह में शक्कर। मतलब कड़वा मत बोलो, मीठा बोलो। अगर कोई चीज तत्काल नहीं हो सकती तो प्रेम से तो बोल लो यार। प्रेम से बोलने में कुछ लगता है क्या? बताओ, पीछे तक बताओ, लगता है क्या? अच्छे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपों को शीतल करे और शीतल होए। कई बार तो मीठी वाणी में ही काम चल जाता है कि भैया कुछ हुआ नहीं हुआ, बात बड़े अच्छे से करी, आदमी तो अच्छा है, बहन तो अच्छी है। कई बार इसमें भी काम चल जाता है। और इसलिए करने की कोशिश करना, लेकिन बोलना अच्छा, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। देखो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं रह सकती क्या हमें नहीं सुनना? हम नहीं सुनना तो चुनाव काय को लड़े, जीत के काय को आए, सुनना ही पड़ेगा तुम्हें, अच्छे से बोलना ही पड़ेगा। हम अच्छे से बोलेंगे तो हम लोगों को संतुष्ट भी करेंगे और हमारी छवि भी लोगों के दिल और दिमाग में अच्छी बनेगी। ये हो गया मुंह में शक्कर। और सीने में आग, मतलब काम करने की तरफ होनी चाहिए। मेरे वार्ड को सबसे अच्छा वार्ड बनाऊंगा, स्वच्छता में बनाऊंगा, विकास में बनाऊंगा, लोगों की समस्याओं को हल करने में बनाऊंगा या बनाऊंगी, इसमें कसर नहीं छोड़ना। ये सीने में आग होती है। देखो आदमी को आलसी कभी नहीं रहना चाहिए। मैं मेरा ही उदाहरण दे रहा हूं। मैं सवेरे 6:30-7 बजे कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टरों को, कुछ जिलों को जोड़ लेता हूं। सवेरे सवेरे मेरा काम शुरू हो जाता है। सवेरे से लेके देर रात तक काम करता हूं। मैं थकता इसलिए नहीं हूं कि एक आग अंदर जलती रहती है कि और कर और कर। तू केवल सोने के लिए थोड़ी है, तू बैठने के लिए थोड़ी है, तू 8 करोड़ 8.5 करोड़ लोगों के लिए है, तो ये आराम करने का कोई हक नहीं है, तो कर। और एक और बात बताता हूं अनुभव की, कि जब ये तड़फ मन में पैदा होती है तो अपने शरीर से ऐसे रसायन निकलते हैं जो दिन रात काम करने की ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। ये मैं ऐसे झूठ मूठ नहीं कह रहा। अगर किसी को मैया वैष्णव देवी के दर्शन करने जाना हो तो पैदल कितना चलना पड़ता है? 14 किलोमीटर। आप बताओ, भोपाल में मैं आपसे कह दूं पहाड़ पर चढ़ने की नहीं कहूं, मैं वैसे ही कह दूं 14 किलोमीटर चले जाओ, कोई जाएगा क्या? जा ही नहीं सकता। अरे कहाँ मर जाएंगे, गाड़ी चाहिए जरा में। लेकिन मैया के दर्शन की तरफ अगर मन में है तो 14 किलोमीटर कैसे चढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि मन में संकल्प हो गया कि हमको ये पूरा करना है। याद रखना, मैं जो बता रहा हूं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अगर मन में तड़फ है तो शरीर से ऐसे रसायन निकलते हैं जो दिन और रात काम करने की ताकत आपको दे देते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी को भी भगवान ने दी है। ये आता है अंदर से। और इसलिए ये अगर सीने में आग रही तो अपने आप वो चीज हमारे शरीर को उसके लायक बना देती है। और माथे पे बर्फ का मतलब है दिमाग ठंडा रखना। समझ गए नहीं मेरी बात? जरा जरा में गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। कई बार पत्रकार पहुंच गया सवेरे सवेरे, बड़े गड्ढा और धूल है तुम्हारे क्षेत्र में, और अपन ने भड़क के कह दिया क्या कर लोगे, है तो है तो है। पता चला वही वायरल हो रहा है, वही छप रहा है। अच्छा एक ध्यान और रखना, आजकल ये मोबाइल बड़ा खतरनाक है। ये सोच के रखना कि जो कहते हो ये मत सोचना कि अकेले में कह रहे हो, जो कहोगे वो वायरल होगा। देखो पार्सल रहना और कोई चीज ऐसी ना निकले हो तो ठंडा दिमाग अपना रहना चाहिए। ये हमारे सफल होने के गुण हैं। हमको सफल जनप्रतिनिधि बनना है, हमको सफल राजनेता बनना है। और एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, नियम प्रक्रिया पूरी पढ़ना। आज उपलब्ध करा रहे हैं ना हम सारे नियम प्रक्रिया, आज उपलब्ध करा रहे हैं आपको। अब पढ़ के समझ लेना। इतनी चीजें हैं करने की, उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जनता को निहाल कर दोगे। जितनी चीजें हम दे सकते हैं उसी में अगर ढंग से समझ लिया, हम कैसे कर सकते हैं ये जान लिया, योजनाएं पहचान ली, तो मैं सच कहता हूं आप जनता के दिल पे राज करोगे। ये मेरा दावा है, आप जनता के दिल पे राज करोगे। लेकिन हम पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं, तो फिर चीज समझ में थोड़ी आएगी। इसलिए
सारी चीजें समझना। अब छोटी छोटी चीजें, बिल्डिंग परमिशन पहले 30 दिन में मिलती थी, अब तय कर दी है 15 दिन में। अब इसमें तय कर दिया है कि जो अधिकारी नहीं देगा वो आपको करवाना है, वो मुझे नहीं करना। जो अधिकारी निश्चित समय में नहीं देगा, हमने कानून बनाया है। उस कानून में पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, अगर सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी कोई परमिशन निश्चित समय सीमा में नहीं दे रहा, तो उसके खिलाफ जुर्माना हर दिन लगता जाएगा, और वो हर जाने के रूप में जिसका काम देर से होगा उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर अपन को पता ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? हर एक सर्विस की विकास के एक विजनरी मास्टर प्लान, उसका प्रभावी क्रियान्वयन हमको करना है। शहरी अधोसंरचना का, जिसमें सड़क, पानी, सारे निर्माण के काम आते हैं, उनको ठीक से बना के देना है। एक बात, सबके लिए आवास। मैं आज बड़ी खुशी से कह रहा हूं, भोपाल की मेयर भी यहां बैठी है और हमारे भाई रामेश्वर शर्मा, उनके क्षेत्र में कल कार्यक्रम था। मैं कल बहुत गदगद और प्रसन्न था, बहुत गदगद और प्रसन्न था, इसलिए कि हमने मध्य प्रदेश में माफियाओं पे कार्रवाई की। गुंडे, दादा, दबंग, बदमाश, ये जनता की जिंदगी को दूभर कर देते हैं, बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। इनके डर के कारण कई बार लोग इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे गुंडे, बदमाश और दबंगों को कुचल के हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई, 21,000 एकड़ जमीन। और मेरा प्लान है, मैं आपका भी सहयोग चाहता हूं कि उसमें से जो जमीन शहर में है वो जमीन हम गरीबों के मकान बनाने के लिए दे दें, गरीबों के मकान बनाए। बोलो ठीक है कि नहीं? पीछे तक से आवाज आए, ठीक है कि नहीं? कल उसकी शुरुआत हुई है नीलवड़ से। बड़े बदमाश थे, पता नहीं कौन कौन थे, नाम मैं नहीं लूंगा, उनसे जमीन मुक्त कराई। कुछ लोग बचाने भी आए तो हम कहें इनको तो नहीं छोड़ेंगे हम। जो जनता की 40 एकड़ जमीन दबा रखी, बताओ भोपाल में, बताओ भैया, ऐसा होने देना चाहिए क्या? छुड़ा ली, जेल भेज दिया, और कल गरीबों के मकान बनाने के लिए भूमि पूजन कर दिया कि आप गरीबों के मकान बने। हर शहर में जहां ऐसी जमीनें हैं वहां गरीबों के मकान बनेंगे। देखो, पहली चीज, कम से कम रहने की जगह तो हो रे गरीब को। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन कहाँ जाएगा बताओ? झुग्गी झोपड़ियों में, बदतर स्थिति में, कितनी खराब स्थिति में कई जगह पड़े रहते हैं। तो अपना संकल्प है, जिसमें आपका मुझे साथ चाहिए, सबको आवास, और उसकी पहली चीज है सबको जमीन। तो जिनके पास कुछ है ही नहीं, एक तो अर्बन डेवलपमेंट के प्लान में भूपेंद्र जी भदौरिया जी बैठे, गरीबों की जगह अधिकारी बैठे होना ही चाहिए। कहाँ जाएंगे गरीब बताओ? कहाँ जाएंगे? आए, कामकाज करने आए, गिट्टी तोड़ने आए, पत्थर ढोने आए, गारा बनाने आए, घर बार छोड़ के आए, पेट की आग बुझाने के लिए आए, और हम उनको तिरस्कार की नजर से देखें, कहाँ जाएंगे मेरे बहनों और भाइयों? मैं दिल से आज आपसे कह रहा हूं, आप उनके लिए मददगार बन सकते हो। हम मिलकर साथ काम करेंगे, सबके लिए रहने की जगह। और इसलिए हम एक फैसला कर रहे हैं। एक फैसला वो ये कि 31 दिसंबर 2020 तक शहरों में जो गरीब जहां रह रहा है वहां उसको रहने के लिए पट्टा दे दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? पीछे तक आवाज आए, होना चाहिए कि नहीं? देखो, लोगों की नजर अलग अलग होती है काम करने की। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे गंदगी बढ़ी है। मैं गंदगी की बात नहीं कर रहा, हटाओ इनको, ले जाओ बाहर। कहां जाएंगे भैया वो? कैसे पेट भरेंगे? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कहीं भी मकान बना ले। आगे हम अपनी प्लानिंग में ही गरीबों के लिए स्थान सोचेंगे कि आबादी इतनी बढ़ेगी
तो गरीब इतने आएंगे, तो इतनी जगह गरीबों के लिए भी चाहिए, जो खरीद नहीं सकते उनके लिए भी चाहिए। बताओ, इंसानियत के नाते ये होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्लानिंग में ही करेंगे। लेकिन अब तक जो रह गए हैं, और कई बार ऐसे नियम बना देते हैं भैया, ऐसे नियम बना देते हैं कि जमीन मिल ही नहीं पाए उन्हें, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। भैया साफ बात है कि जिनको देंगे उनको कोई नियम प्रक्रिया जो भी हम बनाएंगे 31 दिसंबर 2020 तक की, तब तक के लिए उनको निशुल्क दे देंगे। निशुल्क देके कहेंगे भैया ये तेरे घर की जगह। ये मैं गांव में भी करने वाला हूं, आज शहर की बात बता रहे, गांव में भी देने वाले, रहने की जगह। उसके बाद मकान, वो भी हमको ढंग से देखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान। और हमारी अब कोशिश ये रहेगी कि जो जहां रह रहा है, कई बार आपने देखा होगा बड़े शहरों में मेयर बैठे हैं, ऐसी जगह मल्टी बना दी जहां लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां काम ही धंधा नहीं मिले। पेट भरने के लिए अगर दूर जाना पड़े 40 किलोमीटर, तो वहां कैसे जाएंगे? तो भैया जो जहां रह रहा है उसको वहीं बसाओ, ये कोशिश करो। ठीक बात है कि नहीं? ताकि अगल बगल में काम धंधा चल सके। मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है कि नहीं? सब नहीं बोल रहे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि अपन को मिलकर काम करना है। आज हम काम करने के लिए इकट्ठा हुए, कर्मकांड नहीं है। क्या है, मुख्यमंत्री ने एक भाषण झाड़ा और निकल गए? काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इसलिए हम ऐसी चीजें, वैसे ही एक बात और, एक बड़ी समस्या है आज की नहीं, 30 साल पहले, 40 साल पहले, कई जगह तो 50-50 साल पहले, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, अलग अलग जगह, कई जगह किसानों ने जमीन बेची, या कोई बिल्डर आ गया उसने जमीन बेची। गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, थोड़ी बहुत पूंजी थी, पूरी पूंजी लगा के जैसे तैसे प्लाट खरीद लिया। अब देखो, एक प्लाट मेरा हो, एक मकान जिंदगी में बना पाऊं, ये सबसे बड़ी हसरत रहती है इंसान की, कि मरने के पहले अपनी जिंदगी में एक मकान बना दूं अपने बच्चों के लिए। होती है कि नहीं होती? तो होती है। अब उसने उस चक्कर में प्लाट ले लिया, जैसे तैसे जिंदगी भर की कमाई लगा के उसने मकान खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर नगर निगम आया, नगर पालिका आई, नगर पंचायत आई, ये तो अवैध है, यहाँ सड़क नहीं बनेगी, यहाँ पानी नहीं आएगा, यहाँ फलाना नहीं होगा। मैं आज कह रहा हूं प्रशासन को, नई अवैध कॉलोनी अगर कोई बिल्डर काटे, जेल भेज दो। नियम प्रक्रिया पूरा ना करे, जेल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो नहीं होना चाहिए अव्यवस्था। लेकिन पुरानी कई दिनों से जहां घर बना बना के लोग रह रहे हैं, बताओ उसको वैध बनाना चाहिए कि नहीं? आपको बनाना है, मुझे बताओ बनाना चाहिए कि नहीं? आज हम ये तय करके जाएंगे, सरल नियम प्रक्रिया बना के, और उनको वैध करने का काम करेंगे, ताकि मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय भाई और बहनों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हाँ, इतना जरूर है कि अपने शहर व्यवस्थित रहने चाहिए, और इसके लिए उनसे संवाद किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है। वो बात हमको निश्चित तौर पर करना चाहिए, वो निश्चित तौर पर करना चाहिए। मैं नहीं इस पक्ष में हूं कि अव्यवस्थित हो, गड़बड़ हो, निकलने की जगह ना बचे। अगर सार्वजनिक प्रयोजन की कोई जमीन है तो उनको समझा के हम दूसरी जगह बसाने का भी काम कर सकते हैं, वो भी करना चाहिए। सड़क चौड़ी करना है, करना चाहिए, स्वच्छता लाना है, लाना चाहिए, लेकिन वो संवाद किया जा सकता है, केवल गरीब की कीमत पर नहीं होना चाहिए। गरीब को व्यवस्थित करें, दिन की और सप्ताह की आप समय सारणी बनाएं कि दिन में 1 घंटा वार्ड में भ्रमण करूंगा, 1 घंटा कार्यालय में बैठूंगा, 1 घंटा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखूंगा। देखो, अब निर्माण के काम इतने हो रहे हैं अलग अलग जगह, पेयजल के हो रहे हैं, सीवेज के हो रहे हैं, सड़कों के हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर ये काम गुणवत्ता पूर्ण नहीं हुए तो अपन अपने शहर को ठीक कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। कई बार गुणवत्ता का ध्यान, अब कई जगह सीवेज का सिस्टम
या पीने का पानी सड़क खोद दी और पता चला कि बाद में ढंग से भरी नहीं, जबकि उसको रीस्टोर करने की व्यवस्था है, तो ये काम कौन देखेंगे? ये निर्माण के काम भी आप ही देखेंगे, ताकि हमारे जो निर्माण के काम है वो गुणवत्तापूर्ण हो। देखो अपना काम एक स्वच्छता जैसे विषय, सवेरे सवेरे निकल गए वो देखा, स्वच्छता में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना ही है और आपके शहर को भी नंबर 1 आए, इसके लिए कोशिश करना है सबको। भाई ये हो सकता है, जब इंदौर कर सकता है तो बाकी शहर क्यों नहीं कर सकते? अपना दूसरा काम है जो निर्माण के काम हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता ठीक रहे। देखो एक बार स्वीकृत जो काम हो गया, पीने का पानी तो 35 साल तो चलनी चाहिए व्यवस्था, सीवेज के सिस्टम बन रहा है तो कम से कम 50 साल तो चलना चाहिए व्यवस्था। इसलिए आपकी ड्यूटी है आप निर्माण के काम की गुणवत्ता देखें। और एक काम में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक काम में समझौता मत करना। हो सकता है किसी को अच्छी बात ना लगे मेरी, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। और वो बात यह है कि अपने वार्ड में निर्माण के काम का ठेका नियमानुसार खुद तो नहीं ले सकते, लेकिन अपने आदमी को दिला दिए। और अपना आदमी, बाकी तो नियम प्रक्रिया होती है, लेकिन मन में आ गया कि तुम्हें जिता दिया, अब तुम इतना ही नहीं कर सकते, ठेका दिलाओ हमें। अब अपन उस चक्कर में कहीं पड़ गए भैया, और कोई को मिल गया और उसने अच्छा काम नहीं किया, तो या तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या काम खराब होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। देखो मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। एक जगह, मैं तो उदाहरण ही बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये यहां मैं पार्टी की बात नहीं कर रहे, उदाहरण बता रहा हूं मैं। एक जगह पार्टी को वोट कम मिले, तो मैंने पता किया गहराई में कि बात क्या है, तो पता चला कि एक ठेकेदार जो संबंधित है पार्टी से, उसने एक सड़क बनाई, उस सड़क में गड्ढे बहुत हो गए, आने जाने में जनता को बहुत दिक्कत थी। तो जैसे ही गड्ढा दिखते थे तो वो ठेकेदार दिखता था, और वो ठेकेदार दिखता था तो पार्टी भी संग दिखती थी। तो लोग उनका यार गड़बड़ इसने की है तो अपन भी गड़बड़ कर दो। ये मैं बहुत व्यवहारिक बात, बेलाग होकर बात बता रहा हूं। और इसलिए कभी भी हम अपने यहाँ कोई ऐसा कर दे कि जो गड़बड़ करे तो बोल भी ना पाए, तो इस चक्कर में मुझे लगता हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें तो डंडा हाथ में रखना है ना। गड़बड़ हुई तो ठीक कर देंगे, और नहीं तो अपन नहीं सोचा कि अब क्या करें यार, अब वही तो चुनाव जिताता, चलो चलने दो। बताओ ऐसा होना चाहिए क्या? पीछे तक बताओ होना चाहिए क्या? ये सावधानी की चीजें हैं। देखो हम ढंग से काम, हाँ कोई अच्छा काम करता है मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं, जुड़ा हुआ भी कोई हो और अच्छा काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर है, होना चाहिए, लेकिन काम की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए अधोसंरचना के मामले में। हमारे दूसरी चीज है, जो दूसरा बड़ा काम है, वो समय सीमा पे लोगों को सुविधाएं मिल जाए, बिल्डिंग परमिशन, नल का कनेक्शन। मैं आज कहना चाहूंगा विभाग को, कौन सी सुविधा कितने दिन में दी जा सकती, कैसे दी जा सकती है, उसकी पूरी जानकारी, और भूपेंद्र जी पूरे पेपर्स हमारे हर पार्षद के पास हो और हमारे हर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास हो, ताकि पूरी जानकारी उनको हो, तो जनता आएगी। परमिशन काहे नहीं मिल रही, तो पता चला कोई धीरे से भेंट पूजा मांग रहा है। ये जो भेंट पूजा वाले हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। जगह जगह देख रहे हो जहां गड़बड़ होती है वहां एक्शन लेते हैं, लेकिन ये सब ऐसा नहीं होते, अच्छे बहुत हैं, लेकिन जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एकमात्र उपाय है। तो आपकी जानकारी ये सब होगी तो कौन सी चीज कितने दिन में मिलना चाहिए, हम लोगों की मदद कर सकेंगे। तो दूसरी हमारी बड़ी चीज है, सुविधाओं का लाभ हम लोगों को समय सीमा पर दिलाएं, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम चुन के आए हैं, इसलिए दूसरा काम हमको ये करना है। तीसरा जो हमारा काम है मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जिस पर मैं आपका सहयोग चाहता हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा, मेरे दिल में जो बात आ रही है, मैं अंदर से, अंतरात्मा से जो निकल रहा है, वो आपके बीच में रख रहा हूं। देखो अलग अलग योजनाएं हैं, भूपेश जी अभी बता रहे थे, पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर की योजना। देखो आप अगर अपने क्षेत्र में
कितना कर सकते हो? अगर कोई हाथ ठेला वाला है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला है, पान की गुमटी वाला है, चाय की दुकान वाला है, जमीन पर रख के फल सब्जी बेचने वाला है, तो इनके लिए व्यवस्था है। 10,000 रुपया बिना ब्याज के मिलेंगे। साल भर में वो 10,000 का, अपन जानते हैं अभी क्या होता है, अगर किसी सब्जी वाले को पैसे की जरूरत पड़ी और 5,000 रुपया लिए उसने, तो कितने % ब्याज पे लेता है? आदमी कहता है कितने पे लेता है? 5-10%, कई जगह तो 100 रुपया लिया तो महीने भर में 125 दे जा। ये होता है कि नहीं होता? तो ये 25% हो जाता है। अब जितना कमाए वो ब्याज में ही कमा दे, और इसलिए 10,000 रुपया तक बिना ब्याज का लोन, ये स्ट्रीट वेंडर की अपनी योजना है। पूरे 10,000 वापस कर दिए, अगले साल 20,000, 20,000 वापस कर दिए तो 50,000। अगर आप धीरे धीरे अपने क्षेत्र में ऐसे जितने लोग हों उनको दिलवाएं, उनकी मदद करें, तो उनकी मदद होगी और आपका आधार बढ़ेगा। ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाएं हैं। उन योजनाओं को आप ढंग से पढ़ना। शहरों में अब आजीविका मिशन बन गया है। मैं विशेषकर बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी प्रिय बहनों, आजीविका मिशन बना है शहरों में, जो गरीब बहनों की काम धंधे के लिए है। उनको लोन दे रहे हैं, ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं, हर महीने उनके खाते में मैं पैसा डालता हूं अलग अलग योजनाओं के। तो ये शहरी आजीविका मिशन बना लेना, नहीं बने हो तो, और उन बहनों के साथ बैठना। उनको कई तरह के काम कर सकती है सरकार ने, कई तरह के काम उनके जिम्मे कर रखे। उसका वर्णन करूंगा तो देर बहुत हो जाएगी। तो उन आजीविका मिशन वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी आप मदद करने का प्रयास करना। तो ये अलग अलग योजनाएं आप निकाल लो। शहर में कितनी, अभी अपन ने 38 योजनाओं के लिए, क्योंकि योजना बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, 38 योजनाओं के लिए वार्ड में शिविर लगाए थे और आवेदन लिए थे। आपने शिविर में भाग लिया क्या? जिनने लिया हाथ उठाओ। काफी लोगों ने लिया। अब आपको खुशी होगी जान के कि 83 लाख नए लोग, राशन नहीं मिल रहा है तो राशन मिलेगा। अब उजला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला, उजला रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा। अब इन सब योजनाओं का, पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन मिलेगी। अब इन सब योजनाओं का लाभ मिले, बताओ अपनी ड्यूटी है कि नहीं? अरे है कि नहीं अपनी ड्यूटी? इसलिए अभी थोक में लाभ मिल गया। अब फिर भी अगर कोई रह गया हो तो वार्ड में भ्रमण के समय जानकारी अपन को मिल जाए और उसकी योजनाओं का हम फॉर्म भरवाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पात्र हितग्राही होगा और छूटा होगा उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। ये मिल के करें ना, मामा भी करे, मंत्री भी करें, मेयर अध्यक्ष भी करें और पार्षद भी करें। सही में काम में मजा आ जाएगा। मैं अकेला नहीं कर सकता ना, मैं कैसे करूंगा? हम सब मिलकर करेंगे तो कितनी मदद। 38 योजना, उनकी जानकारी भी देंगे। अलग अलग योजनाओं के फॉर्म भरवाओ, लोगों की मदद करो। कोई गड़बड़ करे तो उसकी खबर भी करो। तो हम स्मूथली कई योजनाओं को लोगों तक पहुंचा देंगे। लोगों की परेशानी कम होगी और आप लोगों के दिल में बैठ जाएंगे। आप लोगों के दिल में बैठ जाएंगे। क्यों नहीं कराना चाहिए जब हम अधिकार संपन्न हैं? मैं भी करना चाहता हूं, आप भी करना चाहते हैं, तो आओ मिल के करें ना अपन। आप मेरे हाथ पांव और आंख कान बन जाओ मेरे बहनों और भाइयों। आज मैं ये कहने भी आया हूं कि मिल के इन सब चीजों को हम करेंगे तो इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम कर पाएंगे। 2-3 चीजें और, बाकी विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुछ आपके बारे में भी मुझे बोलना है। एक, स्वच्छता में नंबर 1 आना ही चाहिए हमको। ये हमारी पहचान। और आपको पता नहीं कितने रोग कम हो जाते हैं जो स्वच्छ शहर है, वहाँ बीमारियां कम हो जाती है। एक मेरा निवेदन और है, बाकी सब काम करते हुए अपने शहर में एक स्थान ऐसा निश्चित करो, एक स्थान ऐसा निश्चित करो कि जहाँ पेड़ लगाएं। कोई का जन्मदिन हो, कोई की शादी की वर्षगांठ हो, कोई माता पिता की स्मृति में मैं रोज लगाता हूँ, रोज पेड़ लगाता हूँ। क्योंकि शहर को अगर हरा भरा रखना है, वातावरण पर्यावरण ठीक रखना है, तो पेड़ जरूरी है। उसके महत्व को आप जानते हैं। तो हम शहर में जगह होगी नहीं है तो तय करें, और शहर बड़ा है तो ज़्यादा जगह तय करें।
क्योंकि वो बहुत दूर थोड़ी पेड़ लगाने जाएगा। छोटे शहर में एक जगह तय कर सकते हैं नगर पंचायत में, बड़े शहर में वार्डों में कर सकते हैं हम, कोई ना कोई जगह जगह हो। तीसरी चीज, सुरक्षित शहर, हमारे शहर सुरक्षित बने। देखो भाई, एक बात साफ है, बिल्कुल एकदम साफ, कि माँ बहन और बेटी की तरफ गलत नजर से देखा, किसी ने दुराचार किया तो मामा तोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी दिन। आप जानते कई जगह बुलडोजर चलते हैं, हम केवल जेल भेज कर नहीं रुकेंगे, हम आर्थिक कमर भी तोड़ के उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। माँ बहन और बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसलिए कई जगह बुलडोजर भी चलता है। तो बुलडोजर चलना अच्छा है कि नहीं बताओ, पीछे तक बताओ, अच्छा है कि नहीं? भैया जो बातों से नहीं मानते और दुष्ट है तो क्या किया जाए, उसी से मानेंगे तो बुलडोजर से ही मानो, फिर क्या दिक्कत है। और एक मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर गलत हरकत होगी तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। मुझे खुशी है, सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश बना, और अब तक 79 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मेरे बहन और भाइयों, ऐसे दुष्ट हैं, कई बार तो निकट के लोग निकलते हैं, कई बार परिवार के लोग निकलते हैं, और कैसा जमाना आ गया है रे, कई बार तो बाप निकल जाता है। आत्मा रोती है, तड़पती के हो क्या गया है। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही, ये मैं सभी पिताओं से माफी मांगता हूं, ये आम नहीं है, लेकिन कोई कोई एक आध करोड़ों में ऐसी घटनाएं हुई है, आपने पढ़ी होगी अखबारों में। और इसलिए हमारे शहर को सुरक्षित बनाना, सुरक्षित रखना जरूरी है, और इसलिए उस काम को भी हम लोग मिलके करेंगे। शहर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, माहौल ऐसा हो कि रात में भी मेरी बहनें और बेटियां शहर में निकल जाएं, उसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे 3-4 चीजें और कहना चाहता हूं। एक, आप सबसे मेरा निवेदन और अपील है, कई फ्लैगशिप योजनाएं हैं हमारी। एक अमृत योजना, इसके अंतर्गत घर घर पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है, और इसमें हम 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं। इसकी स्वीकृति इस साल से शुरू हो जाएगी। अलग अलग शहरों में जहां पेयजल और सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, हमारी कोशिश होगी कि पीने का पानी और सीवरेज का सिस्टम, मैंने मुख्यमंत्री बन के मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई थी, तो जगह जगह पानी की पाइपलाइनें बिछी, कई घरों में जल आया, लेकिन हम कोई शहर और कोई घर नहीं छोड़ेंगे। इसका भी ठीक से उपयोग कैसे हो और काम ठीक हो, इसकी आप चिंता कीजिएगा। एक योजना बनी है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, हम सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए 5 साल में 4,900 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। अभी से काम शुरू हो जाएगा। एक, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप इस पे ध्यान देना, पीएम आवास योजना का जिक्र भूपेंद्र जी ने किया था। मकान पर तेजी से काम हो, समय पे काम हो, इसकी चिंता आप करना। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपया के काम किए जाएंगे। अलग अलग चरणों में वो काम हम आपको देने वाले हैं, तो वो काम ठीक से हो जाए, इसकी चिंता करना। स्मार्ट सिटी मिशन में अलग काम चल रहे हैं, वो उनको स्मार्ट सिटीज के लिए हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। एक 14 शहरों में रोप वे भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहे हैं। रोप वे मतलब जैसे उज्जैन से शुरू हो रहा है, स्टेशन पे उतरे तो सड़क पे जाने ही नहीं है, स्टेशन पे रोप वे मिलेगा और महाकाल महालोक तक जाएगा, तो सीधे आकाश मार्ग से वो जाएंगे, वहां उतरेंगे तो रास्ते में सड़क पे भीड़ नहीं होगी, कई लोग उससे ही आई जाएंगे। यह भी 14 शहरों में कर रहे हैं, और जो जो शहर उपयुक्त पाया जाएगा उस शहर में हम आकाश मार्ग का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि सड़कों पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। कई जगह फ्लाईओवर, ओवरब्रिज बनाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक चीज और, दीनदयाल रसोई, कुछ शहरों में देखो, बाहर से आया कोई गरीब आया, मजदूरी करने आया दिन में, तो भोजन में बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। अपनी कोशिश है कि 5 रुपया में या 10 रुपया में उसको भरपेट भोजन मिल जाए। तो मैं हर शहर में
ये रसोई शुरू करना चाहता हूँ। कुछ शहरों में चल रही है, जो बड़े शहर है मैं ज़्यादा शुरू करना चाहता हूँ। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि गरीब आए तो 10 रुपया में भरपेट भोजन मिल जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, पैसा बच जाए। तो मुझे लगता है इस योजना का, यहाँ हमारे मंत्री जी द्वय बैठे हुए हैं, अफसर बैठे, तेजी से भाई इसको लागू करो। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो चाहिए। इसलिए इस योजना पे हम काम करेंगे। और एक रैन बसेरा सर्दी के दिन है, सड़क पे नहीं, हर एक शहर को यह संकल्प लेना है कि बाहर से भी कोई गरीब आया, कामकाज करने आया, तो वो रैन बसेरा में रात में उसको जगह मिलेगी, कंबल रजाई मिलेगी, भोजन की व्यवस्था इसमें होगी रसोई में, और वो ढंग से सोए। ये मैं ऊपर के हमारे अफसर बैठे उनको भी कह रहा हूँ, सर्दी के दिन है, ये ध्यान रख के अलाव जलाने से लेके बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों को करना है ताकि दिक्कत ना हो। एक सड़कों के बारे में मैंने बात कही थी, नगरीय निकायों की सड़कों के पुनर्निर्माण की जरूरत है। तो अभी हम फैसला कर रहे हैं कि आज हम अभी जो व्यवस्था हम करने वाले